Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn। तो डिस्कस करेंगे आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पियाजे वाइगोत्स्की कोलबर्ग को ध्यान में रखते हुए। कई चीजें आपको नई जानने को मिलेंगी, कुछ टेस्ट की तरह आपको लेना है इसको, क्योंकि अभी एग्जाम आपके सर पे है। नोट्स पे बिल्कुल जोरों शोरों से काम चल रहा है। कल नहीं तो परसों तो हर हालत में, क्योंकि आज रात को निशा को ऐसे ही रोक लिया हमने, तो आज रात को फाइनल हो जाएंगे। कल भी मैंने नोट्स पे ही काम किया है, तो दोनों सब्जेक्ट के नोट्स मैथ्स और ईवीएस परसों तो हर हालत में, और हिंदी वाले ईवीएस के नोट्स तो कल शाम को ही आपको मिल जाएंगे। इस बात से मुझे याद आया है कि टाइपिस्ट्री को बोलना है कि वो अभी भेज दें ताकि मैं रात में प्रूफ रीड कर लूँ। ओके, ठीक है इतनी बात या नहीं है ये बता दो बस। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम चर्चा करेंगे और आगे का जो प्लान है मैराथन का वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। जब तक नोट्स कल फाइनल नहीं हो जाते तब तक का समय आप मुझे दे दीजिए, और परसों से चाहे 2 सेशन लगाने पड़े, आपके जो भी करना पड़े कर लेंगे, डोंट वरी। चलिए स्टार्ट करें आज की कहानी। बहुत बढ़िया, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। सेशन आपको पसंद आएगा, पसंद आए ना आए, हेल्प जरूर करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ये पीडीएफ्स और जो आपका मॉक टेस्ट की बात हुई थी वो भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। फेक चैनल, फेक वेबसाइट, फेक कोर्सेज कहीं भी नहीं जोड़ना है। या तो करियरविल ऐप पर अभी भी केवीएस के जितने भी बैचेस हैं उनमें एडमिशन्स ओपन हैं, और ये पेडागोजी का बैच है स्पेशली केवीएस को लेकर के। चाहे आप टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आप एनरोल हो सकते हैं। और एक कंप्लीट बैच है जिसमें पूरी टीम है, वो पीआरटी का बैच है, जनरल बैच। तो ये आप देख लीजिएगा करियरविल ऐप डाउनलोड करके। अब फटाफट से क्वेश्चंस पे आते हैं। इसको आपको लेना है एकदम टेस्ट की तरह, आसान लगेंगे कुछ क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट कुछ एक्स्ट्रा हम समझ के चलेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से घुमा करके देगा तो कैसे होगा ये पता होना जरूरी है। और इस टाइम पे आप गाने चला लो यार, तुम तो कोई बात नहीं, ठीक, बहुत ही बढ़िया। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? मेरे पास मैसेज आया था कि फोटो साइन अपडेट करें, लेकिन मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था तो हॉस्पिटल में भर्ती था। यार अशोक, ये सिचुएशन एक्चुअली उनको समझ में आएगी नहीं। आप चले जाइए, मेडिकल लगा के देख लीजिए। ऑफिस ही जाना पड़ेगा इसके लिए सीबीएसई के, और थोड़ा सा उस पर काम करना पड़ेगा, अदरवाइज चांसेस कम ही हैं अब तो। फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में नहीं, पोल में जवाब देंगे, और ज़्यादा कमेंट्स पे ध्यान देंगे नहीं, क्योंकि पढ़ने का टाइम है अभी, ठीक है ना। कॉफ़ी चाय वाय आप लेके बैठ सकते हैं। देखिएगा, बाकी मैराथन्स के लिए तैयार रहिए, क्योंकि मैराथन से भी ज्यादा जरूरी इस टाइम पे नोट्स हैं। क्योंकि नोट्स पढ़ने में, जैसे मैं कल प्रूफ रीड ही कर रही थी ईवीएस, मुश्किल से 1-1.5 घंटा आपको लगेगा। खैर आपको थोड़ा और ज्यादा लग जाएगा, 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन वो मैराथन देखने में शायद ज्यादा समय लग जाए। तो अगर नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री नोट्स आपके हिंदी इंग्लिश सीडीपी के तो दिए हुए हैं, बाकी के 2 सब्जेक्ट अगले 2 दिन में मिल जाएंगे हर हालत में। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग पियाजेज डैश स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसको महत्वपूर्ण की श्रेणी में नंबर 1 पे रखे हैं, है ना। तो वस्तु स्थायित्व, वस्तु के स्थायित्व की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो किस स्टेज में आ जाता है? सिर्फ 50% लोग इतने आसान क्वेश्चन का जवाब सही दे पा रहे हैं। क्या हो गया है? क्योंकि इन्होंने इस बार गड़बड़ किया था आंसर की में, है ना। ये कहेंगे, देखो जो इसका सही उत्तर है वो सेंसरी मोटर ही रहेगा, है ना। इसके लिए आप कई सारे रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्री ऑपरेशनल में अगर ये काउंट करते हैं तो उसमें फिर ऑप्शंस डिफरेंट देगा आपको, क्योंकि प्री ऑपरेशनल में ऑब्जेक्ट परमानेंस चला नहीं जाएगा कहीं, रहेगा वहां पे भी, है ना। लेकिन अचीव या आना ही की जो शुरुआत है वो सेंसरी मोटर का ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये विशेषता जो है वो सेंसरी मोटर की है। अगर आप 8 महीने के बाद देखते हैं तो 8 से 12 महीने के 18 से 24 तक तो आ ही जाता है। तो 6 महीने से पहले बिल्कुल भी नहीं है इसकी स्थिति। तो इस संवेदी गामक का कैरेक्टरिस्टिक है, यदि इस तरह से पूछेगा तो। यदि ऑप्शन में आपको वो कॉम्बिनेशन बना के दिया है और सेंसरी मोटर मैच ही नहीं हो पा रहा, तब आप प्री ऑपरेशनल के साथ जाएंगे, ठीक। तो जन्म से 2 वर्ष का है जो कैरेक्टरिस्टिक है। आगे बढ़ेंगे, ये हमें पता है 4 अवस्थाएं होती हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ये कैरेक्टरिस्टिक, ये जो विशेषता है वो इसी स्टेज की है। 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15, ये 4 स्टेजेस हैं। चलिएगा देखते हैं एक बार ऑब्जेक्ट परमानेंस होता क्या है। यानी ऑब्जेक्ट व्यक्ति के दिमाग में परमानेंट हो गया है। अगर आप 6 महीने से पहले बच्चे के सामने ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे एक बॉल लेकर के छिपा देंगे कहीं पे, तो जब तक उसको वो चीज दिख रही है तब तक तो वो कहेगा हाँ एग्जिस्ट करती है। लेकिन जैसे ही आपने इस बॉल को छिपा दिया तो अब वो सोच रहा है कि भाई गई कहाँ ये बॉल, है ना। तो जो चीज सामने नहीं है वो फिर भी एग्जिस्ट करती है, यही
ऑब्जेक्ट परमानेंस है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होगा तो ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव नहीं हुई। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर मेरे सामने नहीं है तो वो होता ही नहीं है। तभी बच्चे रोते हैं कि मम्मी को 1 मिनट इधर से उधर हुई कि भैया मम्मी तो गायब है ना, वो गायब नहीं है, एग्जिस्ट करती हैं। ये जब कॉन्सेप्ट आ जाएगा दिमाग में तो ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है हमें? बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कुछ चीजों को। ये वो वाला है जो माँ बाप नहीं करते, बच्चे के सामने ऐसे हाथ लगा के और ता करते हैं तो हाथ हटाते हैं तो वो हंसने लग जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा अभी भी ये चीज मेरे सामने है ना, या एग्जिस्ट करती है। हाथ लगाने के बाद उसको लग रहा है कि अब यहाँ पे मम्मी या पापा नहीं है। कोई खिलौना छिपा दिया और बच्चा अगर उसको ढूंढ नहीं पा रहा खुद से, इसका मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव नहीं हुई। उसके लिए जब वो ढूंढे, उसको रोए उसके लिए, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस अब अचीव हो रही है। उसके दिमाग में वो चीज है कि जो आउट ऑफ साइट है वो आउट ऑफ माइंड नहीं हुआ है, जो दिख नहीं रहा वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, फटाफट से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि मेजर प्रपोजिशन ऑफ पियाजेस थियरी, यानी पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है। बहुत ही तेजी से जवाब देंगे। देखिए अब कोई पूछ रहा है अपेक्षा और उपेक्षा में क्या अंतर है। हिंदी की क्लास चला दें आपकी। अपेक्षा बेसिकली एक्सपेक्टेशन है, उपेक्षा इज कि आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं उस चीज को, या आप उसको सिरे से नकार रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। सी ऑप्शन कह रहे हैं 80% लोग। सिंपल है, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज सुपीरियर टू एडल्ट्स। देखिए ना तो बच्चों की थिंकिंग ऊपर होती है, वयस्कों से बेहतर होती है, सुपीरियर होती है, ना ही इंफीरियर होती है। ये दोनों बातें ध्यान रखेंगे, कंपेयर नहीं कर रहे हैं वो इस तरह से कि प्याजे जो है ये नहीं कह रहे हैं कि बच्चों की थिंकिंग या तो निचले स्तर की है, बड़ों की उचले स्तर की है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, पहले ये याद रखेंगे। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट। देखो क्वांटिटेटिवली डिफरेंट नहीं होती, यानी अमाउंट तो सेम ही है। बच्चा भी दिन में 50 बातें सोच रहा है, आप भी दिन में 50 बातें सोच रहे हैं, बस डिफरेंस किसका है? क्वालिटी का, गुण का, अमाउंट का नहीं, काइंड का, प्रकार का अंतर है। बच्चे के लिए उसका खिलौनों का रोना है, आपके लिए आपकी सैलरी नहीं आई इस चीज का रोना है, ब्रेकअप का रोना है, किसी और चीज का, या किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं। आप रोते ही नहीं रहेंगे, नॉर्मल भी सोच सकते हैं किसी चीज के बारे में। आपका एग्जाम आ रहा है, आप उसके बारे में सोच रहे हैं। बच्चे के लिए उसको खिलौना वो वाला कब मिलेगा जब उसको कौन सा चाहिए जो, ठीक। तो बस क्वालिटी में अंतर है, सोचता बच्चा भी है, अमाउंट सेम है, काइंड डिफरेंट है, क्वांटिटी सेम है, क्वालिटी अलग है। सेम नहीं भी है तो हमें अंतर किसमें है? क्वांटिटी का अंतर है ही नहीं, क्वालिटी का अंतर है, वो गुणात्मकता का अंतर है, वो टाइप का अंतर है, अमाउंट सेम है। तो सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन, यानी पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे क्या लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, दूसरों को ऑब्जर्व करके ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से सीखते हैं। तो ये तो बेंड्यूरा कहते हैं। पियाजे थोड़ी कह रहे हैं कि बच्चे दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। अवलोकनात्मक अधिगम की थियरी बेंड्यूरा की है। किसकी है? बेंड्यूरा की है। क्लियर है? स्पीड थोड़ा फास्ट कीजिए। हाँ कर देते हैं फास्ट। अगर हम बात कर रहे हैं बी ऑप्शन की, कैन बी कंडीशनड, कंडीशनिंग की बात कौन करेगा? बिहेवियरिस्ट। और पियाजे क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं। तो कंडीशनिंग की बात पियाजे नहीं करते। कंडीशनिंग मतलब एक तरह की आदत डलवा दी आपने कि कुत्ते को घंटी बजाओ खाना आएगा, घंटी बजाओ खाना आएगा, यही काम थॉर्नडाइक कर रहे हैं। नहीं, पियाजे तो बच्चे को एक्टिव रखने की बात करेंगे। कैन बी टॉट टू बिहेव एंड लर्न इन स्पेसिफिक मैनर यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। मैंने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, पियाजे और वाइगॉस्की रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे फोकस्ड नहीं है। वो बच्चे को एक्टिव रखने पे, बच्चे के सक्रिय निर्माण पे, एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज पे, कि बच्चा सक्रिय रह के, एक्टिव रह के एनवायरमेंट में ज्ञान का सृजन कर सकता है, ये कह रहे हैं पियाजे वाइगॉस्की। तो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड, यानी बच्चा क्या है? लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है पियाजे के अनुसार। वाइगॉस्की भी कह रहे हैं एक्टिव है, बस वाइगॉस्की कहेंगे सोसाइटी में एक्टिव है, पियाजे जो है वो उसकी एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस्ड हैं सोलली। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की लर्निंग इज, वाइगॉस्की के अनुसार अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है? तो वाइगॉस्की के अनुसार लर्निंग क्या है? इंडिविजुअल है। भाई जिस व्यक्ति की थियरी का नाम सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, सामाजिक रचनावादी, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है, यानी वो समाज, संस्कृति और भाषा को ध्यान में रखते हैं, वो क्या है? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सामाजिक रचनावादी हैं। वही पियाजे क्या है? वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। वो रेडिकली इस बात पे फोकस करें कि बच्चा एक्टिव हो, बच्चा एक्टिव हो। और जबकि वाइगॉस्की कह रहे हैं कि सोसाइटी में एक्टिव हो, ग्रुप्स में सीखे। तो जो व्यक्ति ये कहता है कि ग्रुप में होगी लर्निंग, वो इंडिविजुअल एक्टिविटी तो कह नहीं सकता। इंडिविजुअल एक्टिविटी होगी, बच्चा अकेला सीखता रहे, ग्रुप की, लोगों की जरूरत नहीं होती। तो ये तो वाइगॉस्की बिल्कुल नहीं कहेंगे। पैसिव तो रख ही नहीं सकते ना,
पियाजे ना वाइगोस्की, बच्चा सक्रिय ही होगा, एक्टिव ही होगा। अगेन कंडीशनिंग जो है व्यवहारवादियों का कॉन्सेप्ट है, पियाजे वाइगोस्की का नहीं। ठीक, तो सोशल एक्टिविटी है लर्निंग, एक सामाजिक गतिविधि है। बच्चा पीयर ग्रुप में, पीयर कौन है? जो क्लासमेट्स हैं, जो उसकी एज के लोग हैं, जो उसके दोस्त यार हैं, उनके साथ घुल मिल करके ग्रुप में सीखेगा। तो असिस्टेंस लर्निंग, ग्रुप लर्निंग, पीयर लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, जहां पे सहयोग की, ग्रुप की बात होती नजर आए, समझ जाइए वाइगोस्की की बात हो रही है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? ये कहता है लेव वाइगोस्की रेफर्स टू दी वर्बल डायलॉग्स दैट चिल्ड्रन हैव विद देमसेल्व्स। फोकस कीजिएगा, वर्बल डायलॉग्स यानी जो बातें कर रहे हैं बच्चे अपने आप से, मौखिक संवाद जो बच्चा अपने आप से करे, विद देमसेल्व्स यानी खुद से जो बच्चा बातें करता है, खुद से जो डायलॉग करेगा, जो रात को बैठ करके आप खुद से बातें कर रहे हैं, अरे यार ये कैसे होगा, नोट्स तो अभी तक बने नहीं हैं, या नोट्स तो अभी तक पढ़े नहीं है, वट एवर जो आप खुद से बातें करते हैं वो क्या कहलाती हैं? डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड तो भ्रांत बातें हो गई, गड़बड़, टूटी फूटी बात। प्रॉब्लमेटिक है, ईगोसेंट्रिक है। ईगोसेंट्रिक किसके अकॉर्डिंग है? पियाजे के अकॉर्डिंग है। लेकिन वाइगोस्की खुद से बात करने को प्राइवेट स्पीच कहते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है वाइगोस्की के अनुसार। वो कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण एक फंक्शन है जिससे बच्चे का संज्ञान बेहतर होगा, जिससे वो अपनी एक्टिविटीज को डायरेक्शन देगा। भाई आप खुद से बात करते हैं कि नहीं, देख 3 सब्जेक्ट ठीक है भाई मेरे, और बाकी 2 पे काम करना है, तो इसको मैं ऐसे कर लूंगा या ऐसे कर लूंगी। मतलब जब आप खुद से बोल बोल के बातें कर रहे हैं तो आप खुद को डायरेक्शन दे रहे हैं। यही बात वाइगोस्की कह रहे हैं। ये कब से कब तक है? 3 से 6 वर्ष में ये होती है, कई बार 2 से 6 में भी आपको मिलेगी। क्लियर है? इसी चीज को ईगोसेंट्रिक कहा है पियाजे ने, अहम केंद्रित, कि बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है इसलिए बातें कर रहा है, बट प्राइवेट स्पीच महत्वपूर्ण है वाइगोस्की के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा फटाफट से। अगेन आपके प्यारे हाइंज आ गए हैं। A child argues that Heinz shouldn't steal the drug, यानी जो एक बच्चा है वो तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए थी। हिंज कौन है? वही कोहलबर्ग का एक्सपेरिमेंट वाला बंदा, जो उन्होंने एक डिलेमा पेश की थी, कोहलबर्ग ने एक दुविधा पेश की थी कि एक व्यक्ति है हिंज या हाइंज जिसको हम कह रहे हैं इंग्लिश में, और उसको अपनी वाइफ को बचाने के लिए दवाई को चुराना पड़ता है अंत में। तो क्या उसने सही किया या नहीं किया? तो shouldn't steal the drug medicine that can save his wife, ड्रग मतलब वो वाली दवाई जिससे उसकी वाइफ की जान बच सकती थी, उसको चुराना नहीं चाहिए था। अब रीजन पे देखना है हमें, इससे पता चलेगा कौन सी स्टेज है। बिकॉज ही विल बी कॉट एंड सेंट टू जेल, यानी अगर हाइंस पकड़ा गया तो जेल चला जाएगा। इसका मतलब फोकस किस पे है? जेल पे है, सही और गलत पे नहीं है फोकस। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, विच स्टेज ऑफ मॉरल अंडरस्टैंडिंग डज द चाइल्ड फॉल अंडर? अगर फोकस दंड पे है, फोकस इस बात पे नहीं है कि नियम टूट जाएंगे, चोरी करना बुरी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। जेल भेजने से डर है, अदरवाइज जेल ना जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो सही है। तो ये वाली मॉरलिटी होती है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। फर्स्ट स्टेज है, 6 स्टेज हैं और 3 लेवल हैं कोहलबर्ग के अनुसार उनके मॉरल डेवलपमेंट में, नैतिक विकास में। तो ये पनिशमेंट एंड ओबीडियंस है, सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस नहीं है ये, क्योंकि ये चोरी करना गलत बात है, नियमों को तोड़ना होगा, ऐसा करना, ये सब होता है यहाँ पे, और नियमों को तोड़ ही नहीं सकते, चोरी कर ही नहीं सकते, ये बात होती। अगर इसकी बात होती तो लॉ एंड ऑर्डर, ये 4th स्टेज है। लेकिन यहां फोकस जेल पे है, यहां फोकस सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने पे नहीं है कि समाज में फिर एक व्यक्ति चोरी करेगा तो बाकी भी चोरी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्सल एथिकल में तो खुद से ही चूज करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस में टिट फॉर टैट होता है कि इसके बदले ये मिल जाए, तो बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। पियाजे के बारे में बात हो रही है, इससे आसान क्वेश्चन धरती पे है नहीं अभी तक। ये क्या है? एकदम लड्डू क्वेश्चन है कि नहीं है? बात बताइएगा। बहुत ही बढ़िया। टेंशन हो रही है आप लोगों को? यार इतने सारी चीजें चल रही है ना, ये केवीएस नहीं आता, अगर अभी कुछ दिन बाद आ जाता तो इनका क्या जाता। तो अभी बैचेस में भी क्लासेस, इधर भी क्लासेस, उधर भी क्लासेस, क्लासेस ही क्लासेस अगर हम कहें, बट ठीक है, अच्छी बात है। और फिर नोट्स, डी ऑप्शन 89% लोग कह रहे हैं। चलिए समझते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनाइज्ड वेज ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस आर कॉल्ड, यानी पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं, अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके, यानी ऑर्गेनाइज्ड वे, यानी वर्गीकृत वे, ऑर्गेनाइज्ड वे या नॉलेज या एक्सपीरियंस, जो ऑर्गेनाइज्ड आपके दिमाग में सेट है, जिसको आप पूर्व ज्ञान भी कह सकते हो, प्रीवियस एक्सपीरियंस भी कह सकते हो अपना। ये क्या है? ये स्कीम्स हैं जिनकी वजह से आप चीजों को कर पाते हैं, याद रख पाते हैं, पहचान पाते हैं। तो ये स्कीम्स हैं। उन्होंने मेंटल टूल्स, मेंटल मैप्स, इमेजेस, इन सब की बात की भी नहीं।
अगर आप टू द पॉइंट पढ़ेंगे तो वो ऑर्गेनाइज्ड वेज ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब कि आप इस पेन को देख के पहचान पा रहे हैं, यानी आपके दिमाग में ये चीज ऑर्गेनाइज्ड है कि इसको बॉटल कहते हैं और इसको पेन कहते हैं, तो ये स्कीमा में है, आपके स्कीम है इस चीज की, एक आपके दिमाग में एक छोटी सी पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो एडिड है पहले से ही। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जिस चीज को आप देख के पहचान ही ना पाए, हो सकता है उसका स्कीमा आपके ब्रेन में ना हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की व्यू लर्निंग एज। पियाजे कैसे देखते हैं लर्निंग को और वाइगोस्की, अब इस पे ध्यान से पढ़ना है। पैसिव तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, निष्क्रिय तो लर्निंग को ना पियाजे मानेंगे ना वाइगोस्की। बच्चे को एक्टिव दोनों रखते हैं, क्यों? क्योंकि रचनावाद पे फोकस है इनका, बच्चे को के नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने पे फोकस है। प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट, अब जिनको पता है पियाजे वाइगोस्की क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। देखिए ऊपर खुद ही बता दिया इन्होंने, रचनावादी हैं। आधा जवाब तो क्वेश्चन में ही होता है छिपा हुआ। तो रचनावादी हैं जब पियाजे और वाइगोस्की, तो रचना पे फोकस करेंगे, पैसिव क्यों रखेंगे? और रचनावादी जो कि एनसीएफ भी आपका रचनावाद पर ही बेस्ड है, एनसीएफ 2005, तो ये कह रहे हैं टीचर क्या है, फैसिलिटेटर है। दूसरा रचनावाद कहता है मीनिंग मेकिंग, अर्थ निर्माण, रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ाओ, बच्चे को एक्टिव रखो, कॉन्टेक्स्ट में सिखाओ, संदर्भ में। ये सब पॉजिटिव वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के रिगार्डिंग, कि बच्चा अर्थ निर्माण, उसके जीवन से जोड़ो लर्निंग को। अगर हम बात करते हैं किस चीज की, संदर्भ में सिखाओ, यानी कॉन्टेक्स्ट में सिखाओ, एक्टिव हो बच्चा, मीनिंग मेकिंग हो। एक्विजिशन ऑफ स्किल्स तो दिमाग में भरना हो गया कि साइकिल कैसे चलाते हैं बस सीख लिया, कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्सेज जी नहीं। तो नॉलेज एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करेगा, बच्चा एक्टिव होगा, और बच्चा कहां एक्टिव होगा, जब मीनिंग मेकिंग करेगा, तो एक्टिव एंगेजमेंट चाहिए होगा। तो पियाजे और वाइगोस्की जहां मिल जाए, बच्चे को एक्टिव रखना ही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, वाइगोस्की के बारे में बात हो रही है। क्या कह रहे हैं वाइगोस्की? ये कह रहे हैं according to Lev Vygotsky, basic mental capacities that are transformed into higher cognitive processes primarily through, यानी वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमता, यानी वो मेंटल कैपेसिटीज, वो मेंटल एबिलिटीज जिनको हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, बदला जा सकता है, और हायर लेवल के थिंकिंग स्किल पे या कॉग्निटिव लेवल पे, जिसमें आपकी थिंकिंग बेहतर होगी। कॉग्निटिव का मतलब क्या? जो भी चीजें दिमाग से हो रही हैं, जैसे कि सोचना, समझना, जानना, जितनी भी चीजें हैं। बात तो ठीक लग रही है। मैम 22 नवंबर को ही मैसेज किया था इंग्लिश करा दो, आज 22 दिसंबर हो गया, आप भूल गए हो। आपको कल ही इंग्लिश की मैराथन कराना होगा, ये हमारा राइट है। तारीख आर्टिस्ट, बिल्कुल मान सकते हैं आपकी बात हम, बट मैराथन करा देंगे, इंग्लिश का मैराथन करा देंगे, डोंट वरी। पेपर से पहले करा देंगे। और बताओ, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, तो इंग्लिश हिंदी तो करा ही देंगे, है ना, या हो सकता है पांचों ही करा दें, डोंट वरी, करा देंगे यार। इतने आप एक काम कर लीजिए, नोट्स तो पढ़ लिया ना इतने इंग्लिश के। डी ऑप्शन कह रहे हैं 83% लोग। अगर हम बात करें, यार घर से कुछ बुक्स आई हुई हैं वो ले आना, कुछ नहीं है एक्चुअली, भर भर के बुक्स आई हुई हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? वाइगोस्की की। तो स्टिमुलस रिस्पांस की बात वाइगोस्की नहीं करेंगे, अडेप्टेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात पियाजे करेंगे। यही क्वेश्चन अगर पियाजे लिखा होता पूरा एज इट इज होता तो आंसर ये हो जाता। रिवॉर्ड पनिशमेंट दोनों में से कोई बात नहीं करता, स्टिमुलस रिस्पांस दोनों में से कोई बात नहीं करता। सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक पारस्परिक क्रिया से, जब आप दुनिया में निकल रहे हैं, चार लोगों से बात कर रहे हैं, अपने आसपास के लोगों से बात कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, कुछ उनसे सीख रहे हैं, कुछ खुद सीख रहे हैं, बहस हो रही है ना, डिस्कशन जिसको कह रहे हैं, डिबेट कह रहे हैं, तो उससे आपका संज्ञानात्मक स्तर बेहतर होता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। इसीलिए तो हम स्कूल भेज रहे हैं बच्चों को, नहीं तो घर में ही चुपचाप से पढ़ाते रहेंगे, सारी चीजें भर देंगे दिमाग में। बट वो जो सोशलाइजेशन है वो भी तो जरूरी है हमारे संज्ञानात्मक विकास के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग थियरिस्ट व्हाइल व्यूइंग चिल्ड्रन एज एक्टिव सीकर्स ऑफ नॉलेज, बच्चे क्या है? सक्रिय निर्माता हैं ज्ञान के। एम्फेसाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल कंटेंट्स ऑन देयर थिंकिंग। देखिए अगर ये क्वेश्चन यही खत्म हो जाता, क्या है वो? एक्टिव सीकर्स ऑफ नॉलेज हैं। तो पियाजे की बात हो रही है, वो कहते हैं बच्चा एक्टिव कंस्ट्रक्टर है, ज्ञान का सक्रिय निर्माता है, लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है। लेकिन जैसे ही बात हो कि एक्टिव कंस्ट्रक्टर तो है, बट किसके द्वारा? सोसाइटी और कल्चर के द्वारा। तो जब सोसाइटी अगर वर्ड आ गया लास्ट लाइन में, समझ जाओ वाइगोस्की की बात हो रही है, फिर पियाजे की नहीं हो रही। अगर ये क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक पढ़ के कोई जवाब देगा तो फिर पियाजे लगा देगा, वो गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन 82% लोग सही दे रहे हैं इसका जवाब। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे फटाफट से। कुछ प्यारा सा सवाल है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स कैरेक्टराइज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जानते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। पियाजे के द्वारा कौन सा एक लक्षण आपको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का दिखता है? बताएंगे फटाफट से।
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का, खुशी खुशी लाइक शेयर भी करना है, पढ़ाई चलती रहेगी, बहुत सारी चीजें कर ही रहे हैं, नोट्स भी अच्छे से पढ़ लोगे, पेपर रुकेगा नहीं, डोंट वरी, है ना। पेपर देख के इतना सीरियस नहीं होना। हाइपोथेटिको डिडक्शन, ये हमें पता है, ये एब्स्ट्रैक्ट थॉट, ये सब कहाँ आएगा, फॉर्मल ऑपरेशनल में। जहां हाइपोथेटिको की बात हो गई तो हाइपोथेसिस तो हाईएस्ट स्टेज है, फिर 11 से 15 वाली स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल। ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की बात कर रहे हैं, 7 से 11 वर्ष। कंजर्वेशन, क्लास इंक्लूजन, संरक्षण और कक्षा समावेशन, 58% लोग सही उत्तर दे रहे हैं। उत्तर इसका यही है, क्यों है इस पे अभी आएंगे, ठीक है। डेफर्ड इमिटेशन, ये आ जाता है सेंसरी मोटर में। ऑब्जेक्ट परमानेंस, सेंसरी मोटर में जन्म से 2 वर्ष में ही। मेक बिलीव प्ले, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, किसका लक्षण है, 2 से 7 प्री ऑपरेशनल का, ठीक। आपको पता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का सीधा सा फंडा मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, सीसीएस, यूनिवर्सिटी नहीं है चौधरी चरण सिंह। सीसीएस बोले तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या आता है, कंजर्वेशन, संरक्षण, दूसरी चीज है क्लासिफिकेशन, तीसरी चीज है सीरिएशन। ये तीनों गुण आ जाते हैं। और पहली बार तर्क आता है, इंडक्टिव लॉजिक आता है, डिडक्टिव आएगा हाइपोथेटिको डिडक्टिव फॉर्मल ऑपरेशनल में। तो कंजर्वेशन क्या है कि शेप और साइज के बदलने पे क्वांटिटी चेंज नहीं होती, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। ये जितना भी पानी है 600 ml, इसको मैं किसी ट्रक में डालूं, मग में डालूं, बाल्टी में डालूं, ये इतना ही रहेगा। शेप साइज चेंज करने से कोई कम ज्यादा नहीं हो जाएगा। यही समझना कंजर्वेशन है। क्लास इंक्लूजन क्लासिफिकेशन है कि मुझे पता है ट्राइंगुलर शेप की चीजें एक साथ रखेंगे, सर्कल या किसी एक कलर, रेड कलर की चीजें वो एक बॉक्स में, ब्लू कलर की चीजें वो एक बॉक्स में, यानी क्लासिफाई, वर्गीकरण सीख पा रहे हैं आप। कक्षा समावेशन इसी को कह रहे हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये क्या कहता है, कोहलबर्ग के बारे में, बहुत तेजी से जवाब देंगे। बात हो रही है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की एक अवस्था है। इससे आसान क्वेश्चन अगेन धरती पे नहीं है। यानी क्या है, बानर वाली दीदी नहीं आई क्या, समझी नहीं मैं क्या कह रहा हूं भाई। Why are you so talented? अरे बस हो जाता है, कर लेते हैं। हाँ इजी है ना, इजी लगने चाहिए। अगर ये क्वेश्चंस भी इजी नहीं लग रहे, क्योंकि ये क्वेश्चंस आने निश्चित हैं इस तरह के, और इजी क्वेश्चन गलत करोगे तो फिर गड़बड़ है। हाँ करा दूंगी मैं इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो राइट टू एजुकेशन हो गया। हाँ राधिका बिल्कुल कराएंगे यार, बिल्कुल आप लोग का राइट है, मैं कब मना कर रही हूँ, है ना। देखिए तो लेटेंसी स्टेज, कोहलबर्ग ने कौन इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर देगा। हो सकता है इस बार क्या किया, मान लीजिए मॉरल डेवलपमेंट लिखा है, यहां कुछ और लिखा होता, फ्रॉइड लिखा होता, जैसे दूसरा एक क्वेश्चन आया अभी। तो लेटेंसी स्टेज किसने दी है, फ्रॉइड ने। इतना बेसिक हमें पता होना चाहिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, हाँ बात तो कोहलबर्ग की चल रही है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पियाजे ने दी है, ये भी हमें पता है ना। और इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी किसने दी है, बताएगा कोई, एरिक्सन ने, एरिक एरिक्सन। और ये सारी स्टेजेस किसकी बात कर रही है, 6 से 12 वर्ष लेटेंसी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 6 से 12 वर्ष, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी 6 से 12 वर्ष, और ये भी उसी के बीच में आती है। तो यानी स्कूल एज की ही कहीं ना कहीं बात हो रही है। ये भी हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है ना जो क्वेश्चन पूछा बस एज इट इज पूछ लेगा, इन्हीं ऑप्शन में से किसी एक से क्वेश्चन बना देगा। तो सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, जिसको हम कहते हैं 4th स्टेज, लॉ एंड ऑर्डर, जहां रूल्स ब्रेक नहीं हो सकते, रूल्स आर रूल्स, ये है बी ऑप्शन। 4th स्टेज है कोहलबर्ग का 2nd लेवल का। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 से पहले 13 आता है। ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। इसका जवाब मैंने आपको दिया था। देखिएगा जब भी डिडक्टिव वर्ड लिखा है तो वो सबसे लास्ट में आएगा। डिडक्टिव का मतलब ही है कि आप रूल टू एग्जाम्पल जा पाएंगे। हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना, इमेजिनेशन करके रीजनिंग लगा पाएंगे। अगर इंडक्टिव रीजनिंग या सिर्फ रीजनिंग लिखा होगा तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक में सबसे पहले क्या आती है, लॉजिक आता है। वो कैसा लॉजिक है, इंडक्टिव लॉजिक है, यानी एग्जाम्पल से रूल जाने के लिए। नहीं आज ठंड नहीं लग रही माही, आज लाइट्स बहुत ज्यादा है। एक्चुअली हमारे पास साक्षात जैकेट है बट हमने क्लासेस में पहनी, तो ये देख रहे हो इसका रिफ्लेक्शन इतना है लाइट के साथ, व्हाइट कलर होने की वजह से, मतलब व्हाइट तो नहीं है बट एग्जैक्टली व्हाइट, तो मैं आपको दिखूंगी नहीं, आपकी आंखों में चुभने लगूंगी, इसलिए हटा दिया इसको। नाउ यू गॉट इट। हाँ तो कर लेते हैं, हो जाता है। देखिए अगर हम बात करें हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग की, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन की, तो ये हाईएस्ट स्टेज पे आएगा। और अगर एब्स्ट्रैक्ट थॉट की बात करता तब भी आंसर यही होता। अमूर्त चिंतन भी इसी स्टेज पर आता है। 11 से 15 वर्ष पियाजे की हाईएस्ट स्टेज। SPCF 4 स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है ना।
अगर सिर्फ इंडक्टिव लॉजिक होता तो ये हो जाता 7 से 11 वाला। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14? अगर हम बात करते हैं ड्राइंग इंप्लीकेशंस फ्रॉम पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी पियाजे की थ्योरी से यदि आप इंप्लीकेशन निकालते हो, उसको क्लासरूम में यूज करने की बात करते हो, उसके एजुकेशनल इंप्लीकेशन की बात करते हो कि कक्षा में कैसे यूज करेंगे किसी भी थ्योरी को, ये हम पढ़ते हैं लगभग हर सेशन में आजकल। तो 6 to 8 क्लास का बच्चा है, यानी छठी से आठवीं मतलब 13 या 14, 12 से 14 वर्ष का बच्चा रहा होगा। भाई हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को फ्री एजुकेशन दो, यानी 8th क्लास तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। तो 14 साल के बीच में ही होगा ना, 12 से 14 के बीच में होगा 6 to 8 का बच्चा। एज देख के समझना है ना कौन सी स्टेज की बात हो रही है। तो क्या करेंगे आप, इसको रटना नहीं है कि आपको जवाब पता है तो जवाब दे दिया, क्यों है जवाब उसको समझना जरूरी है, क्योंकि इसी क्वेश्चन घुमाएगा तो फिर आप घूम जाएंगे। डिस्करेज तो आप लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स को कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो लॉजिकल थिंकिंग की स्टेज है। लॉजिक आता है पहली बार कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 7 से 11 में, हालांकि ये 1 साल और आगे आ गए हैं उससे, ठीक है ना। ठीक है, पैसेज तो नहीं तारीख, अभी इतना समय तो शायद नहीं है, बट हाँ हम मैराथन करा देंगे इंग्लिश की, पक्का प्रॉमिस है, पेपर से पहले चाहे कुछ हो जाए। ठीक, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशंस, यानी ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करो जिसमें तर्क का प्रयोग हो। बिल्कुल सही बात है, कॉन्क्रीट से ताजा बच्चा निकला है और फॉर्मल ऑपरेशनल की तरफ बढ़ रहा है, तो रीजनिंग जो है वो वाले क्वेश्चंस जिसमें रीजनिंग हो, जिसमें तर्क हो, जिससे कि तर्क अभी नया आया है उसका यूज करे और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ बढ़ पाए। बिल्कुल। यूज ओनली कॉन्क्रीट मटेरियल्स टू टीच अ कॉन्सेप्ट। अब कई लोगों को यह लग सकता है कि कॉन्क्रीट मटेरियल, क्योंकि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल से जस्ट निकला है बच्चा, वही 12 साल के आसपास है। देखिए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7, 8, 9 तक सही रहते हैं, उसके बाद फिर आपको लॉजिक का भी प्रयोग करना है। ठीक, क्योंकि कॉन्क्रीट का मतलब है हर चीज दिखाओ। अब जो बच्चा 12 से 14 वर्ष में है उसको तो रीजनिंग का प्रयोग करेंगे ना, तर्क का प्रयोग करेंगे, वो तर्क की एज है। ठीक, उससे छोटा होता तो अब हम बात कर सकते थे। तो तर्क आधारित चीजें प्रेजेंट करनी है, सिर्फ सिलेबस पे हमें नहीं फोकस्ड रहना होता, सिलेबस या बुक पे ही फोकस नहीं है, हम एक्टिविटी पे फोकस्ड हैं। बी ऑप्शन सही था। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की के अनुसार व्हेन अडल्ट्स एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, यानी जो अडल्ट हैं, जो वयस्क हैं, वो बच्चे का जो करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है, जितना उसको आ जाता है, मतलब जितना वो आज जानता है प्रेजेंट सिनेरियो में, उसकी प्रेजेंट नॉलेज को बेहतर करने के लिए, एक लेवल ऊपर ले जाने के लिए सपोर्ट देते हैं। इस सपोर्ट को क्या कहते हैं ये पूछा है, सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ती, टिकाऊ भाषा में बताइएगा फटाफट से। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आए हुए हैं रजनी, हर बार आते हैं यही क्वेश्चंस घुमा फिरा के, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आएंगे नहीं, है ना। हल्का सा ऑप्शन चेंज, अदरवाइज कहां से लाएंगे क्वेश्चन, दुनिया से अलग लाएंगे नहीं। कितनी बार रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चंस, देखिएगा। तो वाइगॉस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है, यानी जो उसका करंट लेवल है उसको विस्तारित करने के लिए एक वयस्क हेल्प दे रहा है। अब इसको ZPD नहीं कहेंगे क्योंकि हेल्प की बात हो रही है, हेल्प दे रहा है। अगर पूछा होता इस हेल्प, करंट लेवल और जो वो कर सकता है किसी की हेल्प के साथ और इंडिविजुअली, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, या जिस दायरे में हेल्प दी जा रही है उस दायरे के बारे में पूछता, तब ZPD हो जाता। लेकिन अभी इस हेल्प के बारे में बात हो रही है, जो वयस्क हेल्प देते हैं उसको क्या कह रहे हैं, तो ये स्कैफोल्डिंग कहलाती है, टेम्परेरी हेल्प। जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं, कोई व्यक्ति साइकिल पीछे से पकड़ता है और धीरे धीरे छोड़ देता है, जैसे ही आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं, उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं, टेम्परेरी हेल्प कहते हैं। नमिता एक बच्ची है, अपना टिफिन लाना भूल गई है, और तान्या एक और उसकी सहेली है, उससे कह रही है कि टू शेयर हर टिफिन, कह रही है बेटा नहीं कि फ्रेंड तान्या एक काम करो, अपना लंच शेयर करो मेरे साथ, यू शुड शेयर योर टिफिन विद मी टुडे बिकॉज आई शेयर्ड माई टिफिन विद यू येस्टरडे। कि भाई कल जब तुम अपना टिफिन लाना भूल गई थी या नहीं भी भूली थी, मैंने अपना टिफिन या अपना लंच तुम्हारे साथ शेयर किया था, बढ़िया सी डिश में लेके आई थी, मम्मी ने बनाई थी और तुमने भी खा के देखा था। अब तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपना टिफिन शेयर करो, क्योंकि मैं भूल गई हूं आज लाना, और कल तो मैंने शेयर किया था। अदले का बदला याद करो, बचपन में चलता था, टिट फॉर टैट, गिव एंड टेक कहते हैं इसको, है ना। यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स, ये सब कहते हैं इसको। तो लॉरेंस कोलबर्ग के अकॉर्डिंग ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इस स्टेज से, नमिताज स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट्स डैश ओरिएंटेशन टिपिकल एट डैश स्टेज। अब यहां पे फंस सकते हैं कई लोग, पहले फोकस करो कि फर्स्ट वाले का आंसर ढूंढो, नहीं तो सेकंड से मिक्स एंड मैच हो जाएगा। तो अगर हम बात करें नमिताज स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सी ओरिएंटेशन,
एक्सचेंज ओरिएंटेशन, म्यूचुअल एक्सचेंज, इंटरपर्सनल रिलेशंस, इसके कई सारे नाम हैं। ठीक है, ये है म्यूचुअल एक्सचेंज, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी टिट फॉर टैट वाली स्टेज। कौन सा लेवल है ये लेवल है प्री कन्वेंशनल। क्या है ये? प्री कन्वेंशनल लेवल। लेकिन इतने महान है आपके एग्जाम वाले, उन्होंने कहा, मतलब बोर्ड ने गलती कर दी, गलती किसी से भी हो सकती है ना, तो कन्वेंशनल लेवल दे दिया इन्होंने, जबकि ये प्री कन्वेंशनल लेवल है, फर्स्ट लेवल पे सेकेंड स्टेज है। तो अब आपको यहां पता है लॉ एंड ऑर्डर ये हो ही नहीं सकता, ओबीडियंस ये है ही नहीं, कोई अथॉरिटी थोड़ी है जो ओबीडियंस की बात करे, आज्ञा का पालन करो, कोई आज्ञा तो दी नहीं है। गुड गर्ल गुड बॉय की बात नहीं हो रही कि तुम अच्छी बन जाओ, अच्छा लड़का बन जाओ। तो एक ही चीज है कि एक्सचेंज वाली बात ये पक्का है, तो एक ही ऑप्शन फिट बैठ रहा है यहाँ पे। बेशक पार्ट बी जो है गलत है, इसमें फ्री नंबर फिर इन्होंने दिए थे, नंबर भी नहीं दिया आई थिंक, मुझे लग रहा है, लेकिन सही इसी को माना था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पार्ट सही दिया है, सेकंड नहीं भी दिया है, तो आपको उसी के साथ जाना पड़ेगा क्योंकि गड़बड़ हुई है। तो ये प्री कन्वेंशनल है, टिट फॉर टैट, फर्स्ट लेवल, पूर्व पारंपरिक की सेकंड स्टेज है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, एक बच्ची है 5 साल की, 5 साल पे ध्यान दीजिएगा, 3 से 6 वर्ष में एक चीज बताई थी आपको। 5 साल की बच्ची है, टी शर्ट को फोल्ड कर रही है। A 5-year-old girl talks to herself while trying to fold a t-shirt। 5 साल की बच्ची एक टी शर्ट को फोल्ड कर रही है, टी शर्ट तो नहीं है हमारे पास, जैकेट है, तो ये जैकेट को फोल्ड करते हुए खुद से बातें कर रही है ना। Talk to herself, which of the following statements is correct in the context of the behavior displayed by the girl। अब ये जब टी शर्ट को फोल्ड करते हुए खुद से बातें कर रही है, अरे मम्मी बहुत डांट रही है, कल मेरे को स्कूल लंच लेके जाना है, ऐसे खुद से बातें कर रही है, निशा को किस दिन पीटेंगे मिलके, ये सारी बातें कर रही है खुद से, है ना, ये टी शर्ट को फोल्ड करते हुए। प्राइवेट स्पीच है, बट पूछा क्या है, अगर यहाँ पे पियाजे के अकॉर्डिंग पूछ लेता, अच्छा दोनों के अकॉर्डिंग पूछ लिया, जीन पियाजे वुड एक्सप्लेन दिस एज सोशल इंटरेक्शन, व्हाइल लेव वाइगोस्की कहेंगे एक्सप्लोरेशन है। नहीं भाई, जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की वुड एक्सप्लेन दिस एज द चाइल्ड्स अटेम्प्ट टू इमिटेट हर मदर। इमिटेशन की बात भी बेंड्यूरा करते हैं, वाइगोस्की नहीं करते हैं। जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की वुड एक्सप्लेन दिस एज ईगोसेंट्रिक नेचर। भाई पियाजे तो कहेंगे ईगोसेंट्रिक है, अहम केंद्रित है, वाइगोस्की थोड़ी कहेंगे, वो तो प्राइवेट स्पीच कहेंगे। तो जीन पियाजे वुड एक्सप्लेन दिस एज ईगोसेंट्रिक स्पीच, बिल्कुल सही बात है, पियाजे इसको अहम केंद्रित वाक कहेंगे। और लेव वाइगोस्की वुड एक्सप्लेन दिस, वो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बच्चे का अटेम्प्ट है टू रेगुलेट हर एक्शंस थ्रू प्राइवेट स्पीच, यानी जो बच्ची है वो अपने ही एक्शंस को, अरे इसको ऐसे नहीं ऐसे मोड़ेंगे, ये वो बातें, खुद के ही एक्शंस को गाइड करने के लिए बात कर रही है खुद से। ठीक है, तो वाइगोस्की के अकॉर्डिंग ये प्राइवेट स्पीच है, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग ये ईगोसेंट्रिक है। 5 साल की बच्ची है, तो यानी वही जो आपकी अर्ली चाइल्डहुड वाली स्टेज है, 3 से 6 वर्ष में आपका प्राइवेट स्पीच होती है। फखरुद्दीन कह रहे हैं बिहार औरंगाबाद शेखपुरा से, क्या करें कैसे पढ़ें कि पढ़ा हुआ दिमाग में एग्जाम तक रह सके। राइट चॉइस फखरुद्दीन, आपको मल्टीपल टाइम्स नोट्स रिवाइज करने और प्रीवियस ईयर, सिर्फ 2 काम, उसके अलावा कुछ नहीं। जहां दिक्कत हो मैराथन देख लो, मल्टीपल टाइम्स देख लो, ताकि चीजें दिमाग में टिक पाए। इस टाइम पे मल्टीपल रिवीजन तो करने पड़ेंगे ना, क्योंकि दिमाग में चीजें टिकेंगी तभी जब मल्टीपल टाइम्स आपने वो रिवाइज किया होगा। ये तो बिल्कुल प्रिंसिपल है थॉर्नडाइक का, लॉ ऑफ एक्सरसाइज जिसको हम कह रहे हैं। और रिसेंसी भी यहाँ काम करेगा, क्योंकि जितना रिसेंटली आपने पढ़ा होगा, जितनी बार पढ़ा होगा, उतना आपको याद रहेगा। नहीं हो पाएगा ओबिंद्रा, ठीक है ना, क्योंकि 50% चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोहलबर्ग्स स्टेजेस ऑफ मॉरल रीजनिंग, अंडर विच स्टेज वुड द गिवन टिपिकल रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स पढ़ लो चुपचाप सीधा। योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू इफ यू आर ऑनेस्ट, सो यू शुड बी ऑनेस्ट। यानी आपके माता पिता ईमानदार, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। अगर आप फर्स्ट आते हैं तो माता पिता गर्व करेंगे, कितनी अच्छी बच्ची है, कितना अच्छा बच्चा है, गुड बॉय है, नाइस गर्ल है। ये क्या है? थर्ड स्टेज है। गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन कहते हैं इसको, कन्वेंशनल लेवल है ये, यानी सेकंड लेवल की थर्ड स्टेज है ये। परंपराएं या समाज को जब हम ध्यान में रखते हैं अपनी मॉरलिटी के लिए, तो ये अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास है कि माँ बाप गौरवान्वित महसूस करेंगे, यानी गुड गर्ल कहेंगे, गुड बॉय कहेंगे। ठीक है बात। लॉ एंड ऑर्डर तो नियमों का पालन करना है, पनिशमेंट से बचने के लिए नंबर लाने हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन अगेन के नियमों का पालन करना है। ठीक, क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? इजी लग रही है ना रजनी? बस इजी ही लगना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये लॉ एंड ऑर्डर और सोशल कॉन्ट्रैक्ट को एक साथ दे दे तो समझ जाना ये 5th स्टेज की बात हो गई फिर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी ये कह देते हैं, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, क्या कहता है ये देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे के बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट सही है बताइएगा। पियाजे को तो आप बता ही सकते हैं ना, पियाजे तो चचा है वैसे भी, फटाफट से बताएंगे और
क्या करेंगे, लेक्चर करेंगे। कितने 29,000 लोग हैं, हम इतनी रात को, आधी रात पे तो हम पढ़ाई करते हैं, है ना। यूएस के टाइम टेबल से तो चल रहे हैं हम। देखिएगा, पियाजे आर्ग्यूज दैट इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग थ्रू स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, मतलब पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। मतलब निरंतर मतलब एक तो कॉन्टिन्यूअस होता है, तो पियाजे ने तो डिसकॉन्टिन्यूअस कहा है डेवलपमेंट को, ये तो हम पढ़ चुके हैं बहुत बार। दूसरा ये कह रहे हैं कि स्टेजेस में नहीं होता, मतलब पियाजे कह रहे हैं कि स्टेजेस में डेवलपमेंट नहीं होता और खुद 4 स्टेजेस दे दी, तो कोई सेंस है इस बात की? नहीं है। अगर हम बात करते हैं, पियाजे हैज प्रपोज्ड 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 चरण दिए हैं। हम तो 4 ही पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी भी 4 पढ़ा रही है, पूरी दुनिया के सारे पेपर 4 पढ़ा रहे हैं, तो एसपीसीएफ 4 स्टेज है, 5 नहीं है सरकार। ए ऑप्शन 53% पता नहीं कैसे दे रहे हैं, हैं? क्या हो गया, क्या खा के आए हो भाई, हैं? ए ऑप्शन कैसे हो सकता है? कॉन्टिन्यूअस है कैसे? पियाजे कॉन्टिन्यूअस कहने लग गए डेवलपमेंट को, कब? नींद में? नहीं 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 सरकार, ऐसे नहीं होता। सी ऑप्शन, द स्टेजेस आर इनवेरिएंट विच मीन्स दैट नो स्टेज कैन बी स्किप्ड, यानी किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। अच्छी नहीं लग रही ये बात? क्या किसी स्टेज को स्किप कर सकते हो कि भाई ये वाली स्टेज पसंद नहीं आ रही? एक काम करो, पियाजे कह रहे हैं प्री ऑपरेशनल से सीधा फॉर्मल ऑपरेशनल पे पहुंचेगा बच्चा, यानी जो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उससे सीधा औपचारिक संक्रियात्मक पे पहुंचेगा, जंप कर जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कैसे चलेगा दीदी और भैयाओ, गलत जवाब दे रहे हो। द सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन। भैया जो स्टेज दे दी ना जिस व्यक्ति ने, चाहे वो पियाजे हो, कोलबर्ग हो, वाइगॉस्किन तो दी ही नहीं है, पियाजे हो, कोलबर्ग हो, फ्रॉइड हो, जितने भी लोग, एरिक्सन हो, जितने भी लोग स्टेजेस की बात करेंगे वो पूरी दुनिया के लिए एक जैसी देते हैं स्टेज। ऐसा नहीं है इस कंट्री के लिए अलग स्टेज, किसी और के लिए अलग स्टेज। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि कल्चर के हिसाब से स्टेज बदल जाए, कि इंडिया में जो है पियाजे की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल रहेगी 7 से 11 और अमेरिका में रहेगी 11 से 15, फिर तो पॉइंट ही खत्म हो जाएगा। तो द स्टेजेस आर इनवेरिएंट विच मीन्स दैट नो स्टेज कैन बी स्किप्ड, यानी किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर हैं, फिक्स्ड हैं। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल दुनिया की सारी किताबों में मिलेगा। ऐसा नहीं आपके लिए अलग हो जाएगा, किसी और कंट्री के लिए अलग हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो सी ऑप्शन सही होगा। इसका ध्यान रखना है, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी अगर हम फंस जाएंगे क्वेश्चंस में तो कैसे चलेगा। और कॉन्टिन्यूअस नहीं है पियाजे के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो व्यक्ति स्टेजेस की बात करेगा वो डेवलपमेंट को कॉन्टिन्यूअस नहीं मान सकता। वो कह रहा है एक स्टेज में इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। इसका मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, असतत हो गया, अनिरंतर हो गया क्या? विकास। जबकि वाइगॉस्की कह देंगे कि कॉन्टिन्यूअस है, निरंतर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई स्टेज नहीं दी। वो तो कह रहे हैं सोसाइटी और कल्चर के हिसाब से बदलता रहेगा, है ना। तो सोसाइटी और कल्चर के हिसाब से बदलता रहेगा, ये तो वाइगॉस्की कहेंगे, क्योंकि इन्होंने कोई एज और स्टेज नहीं दी, इन्होंने तो फिक्स्ड स्टेजेस दी हैं, ये बदल नहीं सकती पियाजे के अकॉर्डिंग। और डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि स्टेजेस में हो रहा है, अलग अलग क्वालिटेटिव स्टेजेस में हो रहा है। समझे कि नहीं? आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा और बताइएगा क्या सही होगा, क्या सही होगा बताइए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, धन्यवाद आफ्ताब। हाँ ठीक है भाई। देखो YouTube पे या इंटरनेट पे अभी बहुत शोर है, इतने सारे लोग हैं, अलग अलग तरह की बातें करने वाले लोग हैं। जिस भी सोर्स से, जिस भी रिसोर्स से आप पढ़ रहे हैं, पूरा विश्वास दिखा के तसल्ली से पढ़िए टिक करके। अदरवाइज, और पेपर के टाइम पे अगर आप कंफ्यूज होंगे तो जो आता होगा उसको भी चटनी बना के आ जाएंगे वहां पे। तो जरूरी है कि जो पढ़ रहे हैं उसको ठीक से पढ़िए, वो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। बाकी आसपास वाले क्या कह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, चुपचाप से अपनी एक स्ट्रेटजी बना के उस पर काम करो। देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं बी ऑप्शन की, 45% लोग कह रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, यानी संरक्षण की बात हो रही है, एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे। इसका मतलब क्या है? बी कह रहे हैं 44% लोग। मैम मेरे एक्चुअल डीओबी है इतना, बट सीटेट प्री एडमिट कार्ड आ गया 7 दिसंबर 1997 से, तो क्या मेरा फाइनल एडमिट कार्ड आएगा क्या? देखो, एडमिट कार्ड तो अब आपका आएगा अगर प्री एडमिट कार्ड आ गया है तो, बट ये चीज एक बार देख लीजिएगा। अगर आपकी गलती रही है तो कुछ नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज सीबीएसई जाइए, इसको सुलझाइए पेपर के बाद, पेपर से पहले ही सुलझा लीजिए वैसे तो अगर हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन की, संरक्षण की, तो ये क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। भैया पियाजे की बात हो रही है, इन जनरल बात नहीं हो रही है कि वाइल्ड लाइफ को बचा लो, इसको कंजर्वेशन कह रहे हैं। एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहे हैं। सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन द सेम इवन व्हेन आउटवर्ड अपीयरेंसेस चेंज, यानी जो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो भौतिक गुण धर्म होते हैं,
है ना, वो सेम रहते हैं। जैसे वॉल्यूम या अमाउंट क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है कि इस बॉटल में जितना पानी है 200 ml है, 500 ml है, 300 ml है, तो 300 ml पानी यदि मैं इस, ये 200 मान लेते हैं, इस मग में डाल दूं तब भी कुछ भौतिक प्रॉपर्टी, क्या ये ml वाली प्रॉपर्टी, ये अमाउंट वाली, या मैं कहूं वॉल्यूम वाली जो प्रॉपर्टी है वो सेम रहेगी। बेशक मैं क्या कर दूं, आउटवर्ड अपीयरेंस को चेंज कर दूं, यानी बाहरी आकृति को बदल दूं, इस मग में डाल दूं बॉटल की जगह, मग की आकृति अलग है, बॉटल की आकृति यानी शेप और साइज अलग है, अपीयरेंस अलग है, लेकिन वॉल्यूम फिर भी सेम रहेगा। इसी को कंजर्वेशन कहते हैं कि शेप और साइज के बदलने पे क्वांटिटी सेम रहती है, अमाउंट सेम रहती है, वॉल्यूम सेम रहता है। ठीक है ना। पूजा कह रही है मैम आई एम फ्रॉम एचपी, अच्छा हिमाचल प्रदेश। डीएलएड के एग्जाम चल रहे हैं, 29 दिसंबर तक हैं और सेम डे पर मेरा सीटेट एग्जाम है। अब क्या करें, एलिमेंट्री एजुकेशन वाले कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहे। ऑफ कोर्स वो कैसे दे देंगे सॉल्यूशन, तो ये अब आपको देखना है कि दोनों में से कोई एक पेपर भी अगर